पहला पेमेंट ही डायरेक्ट 2,50,000 कुछ आया था। वाह। तो उसका वर्थ अराउंड अभी 55 to 60 lakhs के आसपास पहुंच गया है। हम आप करोड़ मान सकते हो, प्रॉपर्टी 1 करोड़ तो है ही। यूट्यूब करने से पहले आपके पास क्या प्रॉपर्टी थी? अभी मतलब और कितना मतलब प्रोग्रेस हुआ? पापा मम्मी दोनों का एक दूसरे की शादी हो गया। आखिर करूँ तो करूँ क्या, बोलूँ तो बोलूँ क्या? अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या? गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज का जो वीडियो है गाइस बहुत ही यूनिक होने वाला है। तो मैंने बहुत कुछ सोचा लाइफ में करने के लिए। तो मेरा ये एक लाइफ में जो है एक अगला स्टेप है, जो कि मैं नया शो एक तरह से कहूँगा, पॉडकास्ट टाइप का, जो कि मैं शुरू करने जा रहा हूँ, जिसका नाम होगा क्रेजी टॉक्स विद रूपम। तो मैंने बहुत सोचा इसमें नया चैनल भी खोलने का, बट मैंने सोचा कि इसी चैनल पे करते हैं। और मैं अपने आप को बहुत लकी फील कर रहा हूँ कि लिंजिंग भैया जो है इनके पहले गेस्ट है। हमारे इस नए ताजा तरीन जो है शो में पहला गेस्ट है। तो वेलकम भैया, आप ही के घर में आपको मेरे शो पे गेस्ट बना दिया। तो अभी हम लोग का जो ये बातचीत होगा गाइस बिल्कुल कैजुअल होगा, जिसे हम लोग नॉर्मली जस्ट 2 फ्रेंड्स आर टॉकिंग लाइक दैट। और उसके बाद हम लोग इसमें जितना हो सके हम लोग नॉलेज शेयर करने का भी कोशिश करेंगे। एक दूसरे के बारे में जानेंगे, ताकि हम लोग का वीडियो देख के किसी को कुछ तो सीखे। जी जी। और उसके बाद कुछ हालांकि शो का नाम है क्रेजी टॉक्स, इसमें कुछ क्रेजी टॉक्स भी होगा। कुछ पर्सनल लाइफ का, गर्लफ्रेंड का वगैरह वगैरह। तो इसलिए एंड तक देखना गाइस। आप लोग लिंजिंग भैया का गर्लफ्रेंड कितना है वो भी पूछेंगे। चलिए गाइस, तो आज का जो शो है उसको हम लोग शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम लिंजिंग भैया को जो है हर कोई जानता है, बट स्टिल मैं कहूँगा कि आप ऑडियंस को अपने बारे में बता दीजिए, अपना पूरा नाम और आप कहाँ से हैं वगैरह वगैरह। ओके, सबसे पहले मेरा नाम है लिंजिंग, और आप लोग के जितने भी रूपम द एक्सप्लोरर के फैमिली मेम्बर्स हैं सभी को नमस्ते। आप लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। और मैं एक यूट्यूबर हूँ, सिंगर हूँ, थोड़ा बहुत एंटरप्रेन्योरशिप करता हूँ और मेहनत करता हूँ। यही चल रहा है लाइफ में। और तो ज़्यादा कुछ ना ही गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ और ना ही कुछ हूँ। बस यूट्यूब 2019 में शुरू किया था। 2019 से अभी 5 इयर्स हो गए मुझे यूट्यूब शुरू किए हुए, और आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की वजह से 1 लाख अबव सब्सक्राइबर्स है। तो यही है मेरा लाइफ। गवर्नमेंट जॉब नहीं करता हूँ, बस मेहनत करता हूँ। अच्छा, तो भैया जो है काफी मेहनती है गैस। तो भैया के बारे में जान लिया गैस। इसका मतलब टैलेंट का भंडार भरा हुआ है मैं कहूँगा आपके अंदर में। आप यूट्यूबर हो, ब्लॉगिंग करते हैं, उसके साथ साथ आप सिंगिंग भी करते हैं, एंटरप्रेन्योर है आप। और आपने मैं कहूँगा, हालांकि आप केजीएफ के मालिक है, उसके बारे में भी बाद में बात करेंगे। आपने इतना बड़ा साम्राज्य बोलूंगा मैं, क्योंकि जैसे केजीएफ मूवी में भी बोलते हैं ना, आपने इतना बड़ा साम्राज्य आपने खड़ा किया है, सब अपने मेहनत के दम पर। तो सारे स्ट्रगल के बारे में सब कुछ हम लोग जानेंगे। तो अभी हम पूछना चाहेंगे कि आपने जो है यूट्यूब, आपने हालांकि बोला अभी 2019 में शुरू किया था आपने, लेकिन आपने कहाँ से इंस्पायरेशन लिया, किससे मतलब आइडिया आया कि यूट्यूब में भी ऐसा कुछ हो सकता है, या फिर यूट्यूब बैकग्राउंड से पहले आप क्या क्या करते थे? सबसे पहले यूट्यूब बैकग्राउंड से पहले मैंने 2017 में कॉलेज ग्रेजुएशन किया था। उसके बाद मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना है। फिर तो पढ़ाई भी छोड़ने का मन नहीं था, सिर्फ ग्रेजुएशन करके। तो मैंने डिसाइड किया कि बीएड कर लूँ। तो मैंने 2019 में बीएड भी किया। तो और स्कूल में टीचिंग भी किया, और एक प्राइवेट स्कूल में मुझे जॉब भी मिला था। बट जैसे मैंने क्योंकि आजकल के ज़माने में गवर्नमेंट जॉब मिला था बहुत मुश्किल होता है। और प्राइवेट जॉब, जिस प्राइवेट स्कूल में मैंने इंटरव्यू दिया था, उसमें सैलरी उन लोगों ने बोला था कि 10,000 मिलेगा, और क्लास 9, 10, 11, 12 को पढ़ाना पड़ेगा, हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस। तो फिर वो मेरे बस में नहीं था, क्योंकि इतना मेहनत करेंगे फिर उसका 10,000 मिलेगा तो क्या आएगा ना। मतलब उस 10,000 में आजकल तो रेंट का भाड़ा नहीं आता। जी। तो इसलिए मैंने सोचा कि कुछ बड़ा करना है लाइफ में, और मुझे लगा मुझे बस अपने आप को डिस्कवर करना था। तो वही मैं यूट्यूब वीडियो पहले से देखता आ रहा हूँ, 2014-15 एक्चुअली 2010 से देखता आ रहा हूँ। क्योंकि पहले म्यूजिक वीडियोस पहले तो व्लॉग वगैरह नहीं बनते थे। तो बाद 2015-16 से व्लॉग्स वगैरह भी देखना शुरू किया, और सिंगिंग वगैरह, कवर सॉन्ग्स वगैरह भी देखना शुरू किया। और वहाँ में मैंने नोटिस किया कि जितने भी बाहर से लोग हमारे अरुणाचल में आके व्यूज लेके जा रहे हैं ना, तो इसलिए मुझे लगा कि वो लोग यहाँ पे आके व्यूज लेके जा सकते हैं, तो हम यही के हैं ना। तो इसलिए हमें लगा कि क्यों ना हम भी प्रमोट करें अपने अरुणाचल को, अपने व्लॉग्स के थ्रू
कुछ ऐसा करें जो पब्लिक, जिससे पब्लिक का भी फ़ायदा हो, मेरा भी फ़ायदा हो। और मैंने सिंगिंग भी किया उसमें, आप लोगों ने दोनों फील्ड में मुझे सपोर्ट किया, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। तो वही था मेरा जर्नी अच्छा, यूट्यूब का। तो भैया का जो यूट्यूब बैकग्राउंड से पहले का जर्नी भी आप लोगों ने सुना कि उनको कहाँ कहाँ जॉब भी मिला था, प्राइवेट जॉब वगैरह। तो सबका अलग अलग पैशन होता है, सबका अलग अलग ड्रीम होता है कि लाइफ में क्या करना है ना। तो जैसे कि भैया ने यूट्यूब चूज़ किया, तो हम बहुत सारे लोगों का मतलब स्पेशली गांव में यूट्यूब के बारे में मतलब नॉलेज नहीं होता है, लोग हाँ अवेयर नहीं है, कि वो लोग सोचते हैं कि सिर्फ वीडियो बना के क्या ही होगा। लेकिन यूट्यूब में बहुत पावर है गाइस, तो इसमें बहुत सारे लोगों ने अपना करियर बनाया है। तो इसलिए हम तो बार बार रिक्वेस्ट करते हैं कि जितना हो सके आप लोग भी बनाओ, मेहनत करो, आपका भी मतलब फ्यूचर है। अगर आपके व्लॉग को लोगों ने पसंद किया तो आप जरूर आगे जाओगे। और यूट्यूब ना थोड़ा सा मेहनत के ऊपर, तो ऑब्वियसली मेहनत तो हर कोई करता है और उसके ऊपर डिपेंडेंट रहता ही है, लेकिन यूट्यूब का मेन एक फैक्टर है कि थोड़ा लक भी होता है उसमें। लक इन द सेंस, जैसे कि ये अपना लाइफ स्टोरी दिखा रहे हैं, बहुत सारे यूट्यूबर्स है जो अपना लाइफ स्टोरी दिखाते हैं, लेकिन हर किसी का स्टोरी उनको पसंद नहीं आता या फिर कैच नहीं कर पाता। अगर कैच कर भी पाता है, वायरल हो भी जाता है, तो कुछ महीनों के बाद गुम हो जाता है। क्योंकि वायरल होना और फेमस होना में डिफरेंस है ना। वायरल होना आपको रातों रात स्टार बना देगा, लेकिन आप कुछ समय बाद गुम हो जाओगे। तो आई प्रेफर फेमस होना, ना कि वायरल होना। तो ऐसा करके थोड़ा लक भी मैटर करता है, बस अपना लक आजमाओ, मेहनत करो जी। तो अभी जहाँ तक फेमस का बात हुआ है, तो भैया तो आप तो अभी अरुणाचल में लगभग आप सबसे ज़्यादा जाने वाले जो है यूट्यूबर आप ही हैं मेरे ख्याल से। तो अभी मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप इससे पहले नॉर्मल लाइफ जीते थे, उसमें से और अभी फेमस होने के बाद क्या डिफरेंस आया है? क्या आप कुछ एक दायरे में बन चुके हैं कि आप कुछ मतलब पहले जैसे फ्रीली घूमते थे, नाचते थे, गाते थे, पीते थे, मैं ऐसा कहूँगा, तो वो सब अभी आप नहीं कर पा रहे हो फ्रीली, ऐसा मैंने भी महसूस किया। तो आप ये इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? क्या आपको भी ऐसा फील होता है? उसका हाँ, मुझे भी ऐसा फील होता है, ऑब्वियसली फील होता है, क्योंकि कुछ भी करने से पहले लोग उस दिन तो मैं विशाल मार्ट में गया था, घर का कुछ सामान लेना था मुझे, एक टॉय भी लेना था। तो वहाँ पे मैं काउंटर में, कैश काउंटर में खड़ा था और साइड से लोग वीडियो बना रहे थे मेरे, तो थोड़ा सा हंसी भी आ रहा था, अनईजी भी फील हो रहा था। तो उसमें मुझे क्या होता है कि मुझे मेंटेन करना पड़ता है खुद को। मैं जैसा मतलब मुझे दिखना होता है, जैसा मुझे करना होता है, वो मैं नहीं कर पाता हूँ। मुझे कहीं ना कहीं कॉन्शियस रहता है कि मेरे दिमाग में कॉन्शियसनेस रहता है कि लोग देख रहे हैं, मुझे थोड़ा मेंटेन करना पड़ेगा। तो उस चीज़ में डिफरेंस आता है और अननेसेसरी हेट मिलता है, जिसके वजह से मैं दुखी हूँ, अभी भी दुखी हूँ। तो वही है। अदरवाइज तो सपोर्ट भी मिलता है, प्यार भी बहुत मिलता है। और अगर मेरा लाइफ स्टाइल अभी ऐसा हो गया बोल के मैं छोड़ भी नहीं सकता, क्योंकि अगर मैंने इसको छोड़ दिया तो मेरा अर्निंग का सोर्स ही नहीं रहेगा, क्योंकि अभी मेरा शक्ल ही मेरा ब्रांड है, मेरा नाम ही मेरा ब्रांड है। तो वही है, थोड़ा तो ऐसा होता है। जी। हाँ, जैसे कि आपने अभी बोला ना जो अननेसेसरी हेट का बारे में ना, तो ये जो है बहुत स्पेशली जो भी फेमस बंदे होते हैं सबका साथ होता है ये। तो आप तो हालांकि अभी हमसे भी बहुत सीनियर है, तो इन सब चीज़ों से आप पहले भी जूझ चुके हो और अभी भी जूझ रहे हो। तो हम ये कोई भी अगर देख रहा है, वो भी कोई भी फेमस भी होता होगा या फिर नॉर्मल इंसान भी होता होगा, कोई उसको अगर हेट दे रहा है तो उनसे कैसे डील करें हम लोग ना। स्पेशली ऑनलाइन बुलिंग जो हेट कमेंट आते हैं, ऐसे पर्सनली नहीं, या जो कमेंट वगैरह आते हैं ना, उनसे कोई भी अगर नॉर्मल इंसान फेसबुक में भी सपोज पोस्ट डाल लिया, उसमें भी हेट कमेंट आ गया, तुम ऐसा है वैसा है बोल के ना, कैसे डील करें ना। वही ऐसा होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे फोन में अभी कुछ खराब कमेंट आया ना, और मैंने उस कमेंट को देख लिया, तो मैं मतलब ऑब्वियसली इंसान हूँ ना, तो दुख तो होता है। मतलब मैं मुंह से दिखाऊंगा कि क्या है ये, तो हेट कमेंट तो आता रहता है, लेकिन दिल में तो होता है, दिल में तो लगता है। तो मैं तो यूजुअली क्या करता हूँ कि मैसेज सेक्शन में या फिर कमेंट सेक्शन में बहुत कम जाता हूँ मैं, जिससे कि मेरा मेंटल पीस भी बना रहता है। क्योंकि कभी ऐसा होता है कि ऐसे पॉइंट में लोग लिख देते हैं ना कुछ पूरा दिल में लगने वाली बात, और वो जानबूझ के ऐसा करते हैं आपको डाउन कराने के लिए। तो बस वही कि अगर आपको ऐसा कुछ दिख भी गया तो आप बस सोचो कि उनको लाइफ में कोई काम धंधा नहीं है, तो इसलिए उन लोगों को हमारे लाइफ में इंटरेस्ट है। और एक अच्छी बात इसकी ये है कि आपको
उनके हेट के वजह से एटलीस्ट आप चर्चे में तो रहोगे ना। हाँ। वो लोग बोलेगा कि लेंजिंग डोमिंग को देखने में नहीं है बोलेगा। तो जिसका सामने बोला हो क्या पता, उसको पता भी नहीं हो कि लेंजिंग डोमिंग कौन है। तो वो जाके सर्च करेगा ये कौन है लेंजिंग डोमिंग जिसको इतना हेट करता है। तो उसको आपका वीडियो पसंद भी आ सकता है, नहीं भी पसंद आ सकता है, लेकिन दोनों केसेस में क्या होता है कि आपका ही पॉपुलैरिटी बढ़ा। हाँ, तो उसको एज अ वेपन बनाओ। जी एज अ वेपन। ये सही बात बोला है गाइस, इसको पॉइंट टू बी नोटेड गाइस। जो हेट है उसको आज आप लोग जो है एज ए वेपन, जो कमजोरी है उसी को ताकत बनाओ। जैसे कि बैटमैन, मैं एग्जांपल देना चाहूंगा। बैटमैन जो है, बैटमैन कैसे बना, उसका माँ बाप लोग मरा तो उसको जो है बैट से बहुत डर लगता था, चमगादड़ों से। तो वो बैट केप में गिर गया था, उसी से उसको आइडिया मिला कि मेरे को बैटमैन इसका जैसा कुछ बनना है। जो उसका डर था उसी को उसने ताकत बनाया, जो उसका कमजोरी था, जो नेगेटिव था, उसको उसने पॉजिटिव बनाया। तो ऐसे ही आप लोग भी ऑनलाइन बुलिंग तो होते रहेगा, कोई बात नहीं, ये ह्यूमन नेचर है। हर कोई किसी के लाइफ में उंगली करता ही है, ये ह्यूमन नेचर है। ये मैं बस वही बोलूंगा कि आप लोग उसमें इन्वॉल्व नहीं हो जाना। मान लीजिए कि आप लोग एक फेमस पर्सनैलिटी और आपको हेट मिलता है, तो आप जाके उनसे पर्सनली उनको वो करके झगड़ा करके ऐसा करने मत लग जाना। वो बहुत बुरी बात है। ऐसा मतलब झगड़ा करके क्या ही मिलेगा ना, उल्टा बाद में और कुछ बड़ा हो सकता है। और लोग तो आपको रेडी है ट्रोल करने के लिए, बदनाम करने के लिए। आपने गुस्से में आके कुछ कर दिया उसको, तो लोग तो है ही बोलने के लिए कि लेंजिंग ने बंदा 3-4 बंदा लाया और एक लड़के को पीट दिया, जबकि वो पीटने लायक, मार खाने लायक था। जी जी जी, ये यही बात है। जैसे कि वो बॉलीवुड स्टार लोग का न्यूज वगैरह में आप लोग देखते होंगे, थोड़ा सा अगर उसने एक बार थोड़ा सा हाथ भी इससे हो गया बात करते रहते, और थंबनेल में आएगा शाहरुख खान ने काजल को थप्पड़ मारा है, ऐसे ना, एक फैन को या फिर एक फैन को धक्का दिया उसने। सपोज फैन ने जानबूझ के उसको पूरा मतलब उंगली किया, तो उसने अगर थोड़ा सा पुश भी कर दिया, उसी का ऊपर थंबनेल बन जाएगा। ऐसा टाइप का होता है। तो उन सब चीज से दूर रहना है, और ये सब होता रहेगा। लेकिन ठीक है, अभी बहुत कुछ हो गया नेगेटिविटी का बातें, अभी थोड़ा हम लोग पॉजिटिव बातें करते हैं। तो ये हो गया नेगेटिव वाला ना। और प्यार भी तो मिलता है ना, तो हाँ, प्यार तो बहुत मिलता है। तो ऐसे आप कुछ फनी इंसिडेंट कुछ या फिर इंटरेस्टिंग कुछ ऐसा बता सकते हैं? फैन मोमेंट कहाँ पे हुआ आपका? आप इतना फेमस हो गए हैं अभी, हालांकि तो कहीं पे तो मिलते होंगे, कहीं पे भी जाते हैं आप, इवन घर से निकलते ही पासीघाट में भी इतने सारे मिलते रहते हैं। तो कुछ ऐसा आपको याद है, कुछ फनी मोमेंट, फैन मोमेंट? बहुत सारा याद है। एक तो थोड़ा सा मैं वापस रिफ्रेश करने की कोशिश कर रहा हूँ। जी जी। एक बार बच्चा भी था, नहीं, बच्चा वाला इंसिडेंट थोड़ा सा धुंधला हो गया। एक लड़की थी, तूती में मुझे मिली थी। अच्छा। एंड शी लिटरली क्राइड आफ्टर सीइंग मी। मुझे देखने के बाद वो रोई, तो मुझे बहुत अच्छा भी लग रहा था, मतलब इमोशनल भी हो रहा था उसके लिए भी, खुद के लिए भी। बहुत एक ओवरवेलमिंग वाला फीलिंग था कि अरे मेरे लिए कोई रो भी सकता है, मतलब इतना बड़ा फैन है कोई, ऐसा करके। तो वो चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा, प्यारा भी लगा। तो वही था मेरा, मतलब एक मुझे लगा कि उस समय मुझे लगा कि अरे मैंने इतना अचीव कर लिया। जी जी, ये होता है गाइस दिल में। मुझे भी, मेरे साथ भी ऐसा बहुत बार हुआ है। तो उसमें कहीं ना कहीं हमारे दिल में एक प्राउड फील होता है कि अच्छा मैंने कुछ किया है। इतने लोग मतलब हमें पसंद करते हैं, बूढ़े लोग मिलते हैं, बच्चे मिलते हैं, जवान, मतलब बहुत सारे हर एज कैटेगरी के ग्रुप के लोग हमें मिलते हैं ना, तो बहुत अच्छा लगता है। तो अभी जो है नेगेटिविटी पॉजिटिविटी बहुत हो चुका है। तो अभी हम थोड़ा सा आपका पर्सनल लाइफ, जैसे कि फैमिली के बारे में भी जानना चाहेंगे। आपके घर में कितने फैमिली मेंबर है? उसे आप लोग बहुत बार बता चुके हैं, स्टिल में मेरा 2 दीदी है, एक भैया है। अच्छा। एक पापा, एक मम्मी। सबका शादी हो गया, दीदी लोग भैया लोग का? पापा मम्मी दोनों का एक दूसरे की शादी हो गया। और किसी का शादी नहीं है। अभी तक किसी का नहीं हुआ? अभी तक किसी। अरे यार, घर में एक बहू का जरूरत है यार, बहुत जल्दी। बहू का जरूरत है। हाँ, बहू का जरूरत है अभी, क्योंकि अभी, और हाँ मैंने देखा है आंटी जी का भी तबीयत खराब होते रहता है। तो ऐसे टाइम पे बहू का मस्त नेसेसिटी। बहू नहीं होने की वजह से मैं अभी वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। एक्चुअली अपने वीडियोस में बहुत सारा एक्सक्यूज देता हूँ, बट रूपम के चैनल में मैं बता रहा हूँ कि मतलब एक्चुअली घर में मम्मी भी थोड़ी बीमार है, और पापा भी बस अकेले हैं, या फिर कभी कभी वो बिजी रहते हैं। तो इसीलिए मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा, अगर मैं घर छोड़ के जाता हूँ तो बहुत प्रेशर रहता है दिल में कि मम्मी को अभी कौन देखेगा। तो उस वजह से भी मेरा चैनल थोड़ा व्यूज वगैरह डाउन हो रहा है, कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से ऑडियंस थोड़ा कहीं ना कहीं गुम हो रहा है। बट मुझे इस बात का रिग्रेट नहीं है, क्योंकि मम्मी मेरे लाइफ में मम्मी पहले आता है। मम्मी अपना परिवार पहले आता है ना। अपना परिवार अगर रहेगा तो वीडियो क्या है ना, मतलब पैसा बड़ा नहीं होता है फैमिली से।
मैं वही बोलूंगा। हाँ तो गाइस, हाँ आऊंगा। हाँ बहुत सारे लोग लिंजिंग भैया को बोलते हैं कि इतना लेट लेट वीडियो क्यों डालते हो। दैट इज द रीजन ना, कि वो मतलब अपने फैमिली को देख रहा है। कल भी जब हम लोग मिलने आए थे भैया के घर पे तो कॉल किया था हमें, तब वो खाना बना रहे थे बेचारा घर में मम्मी पापा के लिए खाना बना रहा हूँ बोल रहा था कॉल पे। तो ये जिम्मेदारी है गाइस हर किसी का। हालांकि आप सबसे छोटे हैं ना घर पे। घर से हाँ सेम है, मैं भी सबसे छोटा हूँ, लेकिन एक बार जिम्मेदारी छोटा बड़ा देख के नहीं आता है ना। देखिए वो सिचुएशन सिचुएशन कुछ भी हो सकता है। हाँ। मतलब आप जो अभी जो जिस स्टेज में हो ना लाइफ में, आप फ्यूचर में ऐसा रहेगा आप मत सोचिए। कुछ भी अप एंड डाउन कभी भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो हमेशा रेडी रहिए, आप अप्स के लिए भी एंड डाउन्स के लिए भी। एंड जब आपको ऊंचाई मिल जाएगा तब आप हवा में उड़िएगा मत, और जब आप नीचे गिरोगे तब डिसअपॉइंट होइएगा मत, क्योंकि अगर बुरा दिन आता है तो अच्छा दिन भी आता है, अच्छा दिन आता है तो बुरा दिन भी आता है। वो हर किसी के लाइफ में होता है। वो बड़े से बड़े अनिल अंबानी के लाइफ में भी होगा, मुकेश अंबानी के लाइफ में भी होगा। आप पहले से ही मैं कहूंगा कि अंकल लोग थोड़ा सा मतलब वेल नोन फैमिली, या फिर मैं कहूँगा थोड़ा पैसा वाला फैमिली से है, या फिर आप लोग अंकल लोग पहले थोड़ा सा मतलब उतना पैसा नहीं था, ऐसा फैमिली से कौन सा फैमिली से आप बिलोंग करते हैं? पुअर या फिर मिडिल क्लास या फिर थोड़ा सा? एक्चुअली ना बहुत सारा सेक्शन होता है। लोग क्या काउंट करते हैं, पुअर, मिडिल क्लास और रिच। एक्चुअली ऐसा नहीं होता। सबसे पहले होता है डायरेक्ट बीपीएल, डायरेक्ट गरीब से भी गरीब वाला, और उसके बाद होता है लोअर मिडिल क्लास, फिर होता है मिडिल क्लास, फिर होता है अपर मिडिल क्लास, फिर होता है रिच, और फिर होता है एक मल्टी मिलियनेयर, वो होता है। तो मैं खुद को लोअर मिडिल क्लास के कैटेगरी से ऊपर मिडिल क्लास कैटेगरी में रखना चाहूँगा खुद को। मतलब हम पहले से मिडिल क्लास कैटेगरी में थे और अभी भी वही है, लेकिन इससे इस वाले कैटेगरी में क्या होता है कि जैसे तैसे ही सही लाइफ, लेकिन लाइफ में कुछ चीज चाहिए होता है तो हम जैसे तैसे करके भी हम वो कर लेते हैं, मैनेज कर लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि हम करोड़ों का सामान खरीद सकते हैं। उसके लिए आपको रिच क्लास में होना पड़ेगा, या तो अपर मिडिल क्लास में होना पड़ेगा। तो अभी यूट्यूब से आने से पहले आपका मतलब जो प्रॉपर्टी वगैरह, अभी आपने तो बहुत सारा चीजें आपने अचीव किया है लाइफ में, तो ऊपर वाले को थैंक्स गाइस, एंड सभी सपोर्टर को थैंक्स भैया को इतना आगे ले आने के लिए। तो यूट्यूब करने से पहले आपके पास क्या प्रॉपर्टी थी अभी मतलब, और कितना मतलब प्रोग्रेस हुआ? मतलब एक तरह से मोटिवेशन भी होगा कि आप लाइफ में क्या क्या अचीव कर सकते हैं ना। तो अभी भैया अभी तक शादी भी नहीं किए हैं, तो उससे पहले इन्होंने बहुत कुछ अचीव किया है, जो कि कुछ लोग शादी वादी करने के बावजूद भी नहीं कर पाते हैं ना। उसके बाद भी, इतना उम्र होने के बाद भी, तो इतने कम उम्र में जो है इतना अचीव करना बहुत बड़ी बात होती है। तो आपने क्या क्या अचीव किया? आप बिल्कुल भी इसमें शर्माने वाला बात नहीं है, जो भी आपके पास है आप खुल के जी। इसका लड़के का दिमाग बहुत ज्यादा चलता है, वो बहुत स्मार्ट है। वो पहले फर्स्ट टॉक शो में ही सबको इम्प्रेस कर दिया, मुझे भी इम्प्रेस कर दिया। तो वही बोलूँगा कि पहले यूट्यूब से पहले मेरे पास कुछ नहीं था। बस एक बाइक था जो मैंने गाना गा के, क्योंकि मैं, कौन सा बाइक था वो? क्लासिक 350 रॉयल एनफील्ड। वो मैं 2017 में खरीदा था जब कॉलेज फाइनल ईयर में था। उस समय से मुझे गाने का शौक था। उस समय से गाना गा के कहीं मैं 10,000 रुपीज़, 12,000, 8,000 रुपये ऐसा मिलता था वो समय से। तो मैं जगह जगह गाना गाया करता था। उसके बाद गाना गा के उन पैसों को मैंने जमा किया, और वहाँ से जमा करके कॉलेज फाइनल ईयर में मैंने एक बाइक खरीदा था। तो वही मेरा प्रॉपर्टी था यूट्यूब में आने से पहले तक का, और थोड़ा महंगा वाला। उसके बाद मैंने एक मेरा दूसरा जो प्रॉपर्टी में ही काउंट करूंगा उसको, उसके बिना मेरा यूट्यूब जर्नी नहीं हो पाता। मैंने S9 प्लस फोन खरीदा था सैमसंग का, अमेजोन से, वो भी रिफर्बिश्ड वाला, क्योंकि उसका ओरिजिनल का प्राइस 60,000 अबव था, और रिफर्बिश्ड का था 44,000 कुछ था, और एकदम मिंट कंडीशन में था वो, जो एकदम असली अच्छा कंडीशन में था। तो मैंने वो खरीदा 2019 में, और उससे ही मैंने YouTube बनाना शुरू किया। तो YouTube से जस्ट पहले मेरे पास एक बाइक था, जो मतलब मेरे मम्मी पापा का नहीं है, जो मेरा खुद का प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहा हूँ। मम्मी पापा का प्रॉपर्टी जो है मैं अभी भी खुद का काउंट नहीं करता। बाद में बात का दिखा देगा। फिलहाल के लिए तो अभी के लिए उनका प्रॉपर्टी उनका ही प्रॉपर्टी है। तो हाँ, तो ये दो प्रॉपर्टी था मेरा। एक बाइक था और एक फोन था, और उस फोन से मैंने वीडियो बनाना शुरू किया। सबसे पहले मैंने बोया का M1 माइक खरीदा था, जो 900 रुपीज में आता था उस समय। टेक्निकल गुरुजी का वीडियो बहुत देखता था, तो उसमें बोया का 900, उससे मैं पब्लिक इंटरव्यू लिया करता था ना। तो उसके पब्लिक इंटरव्यू लेके लोगों को वो वीडियो पसंद आया, फिर गाना गाया वो पसंद आया, फिर व्लॉग्स आया वो पसंद आया।
तो उसके बाद जैसे अगर मेहनत करता गया, पैसे आते गए, स्पॉन्सरशिप मिलते गए, तो ऐसा हो कि अभी मेरे पास जो प्रॉपर्टी है उसमें एक बाइक है कावासाकी निंजा, जिसका वर्थ है ऑन रोड प्राइस अभी 4 लाख के अराउंड है, और एक कार है जिसका वर्थ अराउंड 15 लाख 16 लाख के अराउंड है, थार है। जी जी, और मेरा ड्रीम है। और एक बिल्डिंग जो आप देख सकते हो बन रहा है ना, आपने व्लॉग में भी शायद दिखाया होगा, जहाँ पे मेरा केजीएफ रेस्टोरेंट है, तो उसका वर्थ अराउंड अभी 55 to 60 लाख के आसपास पहुंच गया है। जी। अभी तक जब कंप्लीट होगा तब करोड़ों में चला जाएगा आराम से। और एक मैंने उधर दोईमुख के पास में गुमतो चेक गेट और दोईमुख के बीच में मैंने एक जमीन खरीदा है। जमीन हाँ, वो कैपिटल साइड में। हाँ, वो जमीन का वर्थ जिस समय मैंने खरीदा था वो कम था, तो अभी उस जमीन का वर्थ होगा 15 to 20 लाख के करीब होगा। तो मेरे पास टोटल अभी कितना है, 36 प्लस 50 86 प्लस 4 90 लाख का प्रॉपर्टी है मेरे पास। और ये दोनों, ये फोन और मेरा आईफोन जो है, दोनों का मिला के 1 लाख है। 1 लाख, तो 91 लाख का मेरा अभी प्रॉपर्टी है। लमसम आप करोड़ मान सकते हो, प्रॉपर्टी 1 करोड़ तो है ही। और वो सब यूट्यूब बनाने में, यूट्यूब का करियर बनाने में चला गया मेरा। तो मेरा बैंक बैलेंस में मेरा कुछ नहीं है, क्योंकि मेरा जितना पैसा आता है सब मैं इन्वेस्ट कर देता हूँ। अभी मैं बिल्डिंग बना रहा हूँ, ये भी इन्वेस्टमेंट है। अब मैं जमीन खरीद रहा हूँ, वो भी इन्वेस्टमेंट है। फ्यूचर में जाके मैं उसी जमीन को मैं 30 लाख 40 लाख में बेच सकता हूँ, या तो 10 साल के बाद बेचूंगा तो क्या पता 1 करोड़ का वैल्यू हो जाएगा। हाँ, तो मैं वो इन्वेस्टमेंट ही है। तो अभी मेरे पास प्रॉपर्टी फिलहाल के इन्फ्लेशन के रेट के हिसाब से मेरे पास 91 लाख का प्रॉपर्टी है। बैंक बैलेंस में है 50,000 रुपीज 49 कुछ होगा, वही है मेरा अभी प्रॉपर्टी। तो गाइस, इससे हमें क्या सीख मिलता है कि आपका जो है सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट जरूरी है। जो अगर आप रिच बनना चाहते हो, रिच माइंडसेट अगर आप रखते हो, तो आपको जो है इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो ये कहीं में मैंने पढ़ा था, लिखा हुआ था कोर्ट में, कि जो पुअर माइंडेड होता है वो लोग सेविंग करते हैं, जो रिच माइंडेड होते हैं वो लोग जो है इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि आप जितना इन्वेस्ट करोगे उसका डबल ट्रिपल भी आ सकता है ना। हाँ, तो आप लोग भी एटलीस्ट अगर प्रॉफिट नहीं भी आएगा तो एटलीस्ट वो तो बचा रहेगा। हाँ, वो तो बचा रहेगा। इसीलिए गाइस, इन्वेस्टमेंट जरूरी है। और स्पेशली इन्वेस्टमेंट बोलने से सबसे ज्यादा जो सिक्योर होता है वो जमीन में होता है। जमीन में होता है, क्या रियल एस्टेट बोलते हैं उसको, सबसे ज्यादा उसी में प्रॉफिट होता है। तो अगर आपके पास पैसे हैं, 10 लाख भी है, तो कहीं छोटा मोटा जगह भी होगा तो उसमें वो खरीद के रख लो जमीन को। अगर आप उन पैसों को बैंक में मत डालिएगा, खर्चा हो जाएगा। आप एक 10 लाख का जमीन खरीद के रखो, चाहे वो जमीन आप आसाम में ही क्यों ना खरीद लो, खरीद के रखो और उसको बाद में बेचो, अच्छे प्राइस में आपको मिलेगा। कहीं पे भी मिलता है तो जमीन खरीदने से पीछे नहीं हटना है। वही, कहीं मिलता चांस में डांस मार लो, खरीद लो। और जो जैसे कि जो यूट्यूबर्स भी होते हैं, कुछ यूट्यूबर्स को आपने देखा होगा कि इवन मुझे भी कुछ लोग बोलते हैं कि बहुत फ्लेक्स करता है, अपना गाड़ी दिखाता है, अपना बाइक दिखाता है। तो उसका पीछे 2 रीजन होता है। एक तो जो हम वीडियो में अक्सर बोलते हैं कि आप लोगों के सपोर्ट की वजह से मिला है, तो दिखाना तो बनता है, और वो ऑब्वियसली सच बात है। बट दूसरा रीजन ये भी होता है कि उसी वीडियो से हम जनरेट करते हैं इनकम। जैसे मैंने कावासाकी बाइक खरीदा था, 2 साल पहले खरीदा था, तो उसका बाइक का अराउंड कॉस्ट 4 लाख आया था उस समय भी। तो क्या हुआ कि मैंने उसी बाइक से कम 20-30 कंटेंट्स बनाए। तो वो जो मैंने खर्चा किया था वो वापस आके मुझे उसका डबल प्रॉफिट हो गया। तो वो काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट ही है यूट्यूब में बाइक को दिखाना भी। तो वो यूट्यूबर्स लोग, बहुत सारे यूट्यूबर्स आपको नहीं बताएंगे, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो अभी गाइस, भैया का जितना भी प्रॉपर्टी वगैरह है उस सब के बारे में पूरा खुल के बता दिया भैया ने, पूरा कच्चा चिट्टा ओपन कर दिया। कुछ नहीं छुपाया हम लोग से, कुछ नहीं छुपाया वो है। तो अभी फिलहाल जो घर है ये फिलहाल अभी पापा लोग का बनाया हुआ है, मेरा खुद का घर नहीं है। जी, ठीक है। तो अभी हम और कुछ थोड़ा सा इंटरेस्टिंग कुछ बातें करते हैं, जैसे कि कोई भी अगर फेमस होता है या फिर कुछ भी होता है तो थोड़ा बहुत कंट्रोवर्सी आता है लाइफ में। आपके साथ कभी हुआ ऐसा कुछ किसी के साथ, या फिर मेरा कंट्रोवर्सी तो ऐसा तो नहीं हुआ है, लेकिन क्या वही बोलूँगा कि कुछ सोशल इश्यूज ऐसे होते हैं जिसके बारे में हम बात नहीं करना चाहते। हाँ। तो उस बारे में अगर हम बात नहीं करते हैं तो कुछ लोग होता है कि तुम क्यों इस बारे में नहीं बोल रहे। अच्छा। और पर्सनली मुझे ही टारगेट करते हैं, पता नहीं क्यों। अरुणाचल में बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स है, यूट्यूबर्स है, सिंगर्स है, एक्टर्स है, मॉडल्स है, मिस अरुणाचल है, मिस्टर अरुणाचल है। वो लोग उस बारे में कुछ अगर क्वेश्चन रेज नहीं करेंगे तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन मैंने अगर रेज नहीं किया तो लोगों को प्रॉब्लम होता है। ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आता है। इसलिए कहीं ना कहीं
जैसे कि मैं पहले सोशल सर्विस वगैरह बहुत करता था, सोशल इशू के ऊपर बहुत, सोशल सर्विस मेनली बहुत करता था। हाँ, मैंने देखा था आपने वो इंग्योंग में भी वहाँ पे फंड रेज किया था जब मार्केट जल गया था। तो उस वजह से मुझे लगता है कि लोगों का एक्सपेक्टेशन ज्यादा बढ़ गया है, तो कहीं ना कहीं मेरे ऊपर बहुत प्रेशर हो रहा था। इसलिए अभी मैंने उस चीज को, ऐसा नहीं कि मैं सोशल सर्विस करना बंद कर दूंगा, लेकिन अभी के लिए फिलहाल के लिए बंद कर रखा है। मैं बहुत करना चाहता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं वो टॉक्सिक ऑडियंस है कुछ, उनकी वजह से ही मैं अभी भी थोड़ा पीछे हट रहा हूँ इस चीज से, क्योंकि बाद में वो लोग ही बोलते हैं कि तुमने इसको किया, इस वाले इश्यू में बात किया, इस वाले इश्यू में क्यों बात नहीं किया, इसको मदद किया, इसको क्यों मदद नहीं किया। तो उस चीज को लेके आई एम सो, मतलब दुख होता है यार। वही अभी इसलिए आखिर करूँ तो करूँ क्या, बोलूँ तो बोलूँ क्या। लेंजिंग भैया का हालत अभी वो वाला मीम हो गया, मैं टेम्पलेट लगा दूंगा। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। तो एक्चुअली ना गाइस, जो हम इन्फ्लुएंसर का लाइफ होता है ना, वो हमें न्यूट्रल रहना पड़ता है। नहीं हम किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट कर सकते हैं, तो या फिर हम किसी सोशल इशू पे भी हम लोग बात नहीं कर सकते। हमें एकदम न्यूट्रल रहना पड़ता है, क्योंकि हम लोग एक इन्फ्लुएंसर है, ना कि किसी पॉलिटिकल पार्टी से ना। तो ये कुछ लोग को समझना चाहिए। इसलिए हम लोग कोई भी ऐसा कंट्रोवर्शियल टॉपिक होता है ना, इसको हम लोग बिल्कुल टच करना बिल्कुल पसंद नहीं करते। मेरा तो ऐसा हो गया, मतलब कुछ पब्लिक के प्रेशर में भी आके और कुछ अपने मर्जी से भी जो मुझे लगा कि सपोर्ट करना चाहिए, उस चक्कर में मैंने गवर्नमेंट के अगेंस्ट बहुत बोला है, अरुणाचल गवर्नमेंट के अगेंस्ट। तो उस वजह से मुझे अभी एक भी बहुत सारी जगहों पे मैंने शोज किया है, पूरे ऑलमोस्ट अरुणाचल में फेस्टिवल वगैरह में किया है, क्योंकि फेस्टिवल तो अपना प्राइवेट रहता है, अपने कम्युनिटी का। लेकिन मुझे आज तक एक भी गवर्नमेंट शो नहीं मिला, और मुझे लगता भी नहीं कि मुझे मिलेगा। तो ये चीज कहीं ना कहीं मुझे ही अफेक्ट कर रहा है। और आप लोगों को सपोर्ट करने के चक्कर में, अपने अरुणाचल के यूथ को सपोर्ट करने के चक्कर में मैंने कहीं ना कहीं अपना लॉस कर दिया, बट मुझे रिग्रेट नहीं है इस बात का। तो वही है कि एटलीस्ट उस चीज को रेस्पेक्ट करो, और काइंडली अगर मैं किसी इशू के ऊपर बात नहीं कर रहा होता तो मेरा ओपिनियन को भी रख दो कि क्यों मैं नहीं करना चाहता, क्योंकि अपना चॉइसेस होता है ना, अपना मर्जी होता है, आप करो। अगर मैं जब बोलना चाहूंगा बोलूंगा, किसी के बारे खराब नहीं बोलने से हो गया ना, फैक्ट के ऊपर बात करने से हो गया, बस वही। ठीक है, अभी थोड़ा सा ज़्यादा ही टेंस माहौल बन रहा है घर में। थोड़ा सा हम लोग इंटरटेनमेंट के कैटेगरी में आ जाते हैं। तो अभी भैया जो है, आप लोगों को पहले ही बताया, सिंगर बहुत कुछ मतलब है, यूट्यूबर सब कुछ है। तो भैया जो है कंपोज भी खुद करते हैं, अब भैया कंपोजिंग भी, और उसके बाद भैया लोगों ने जो है नया बैंड शुरू किया है, जो कि अरुणाचल में वन ऑफ द मैं मोस्ट फेमस कहूँगा, द रेमी रेमी बैंड, जिसका टाइटल ट्रैक भी भैया के चैनल पे मिल जाएगा। मेरा फेवरेट है रेमी रेमी मुखला, जो बहुत मेरा फेवरेट है। मैं बार बार कहता हूँ, ये मुझे बहुत पसंद है। हालांकि मुझे भाषा बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है, बट म्यूजिक हैज नो लैंग्वेज, फिर भी अच्छा लगता है। तो अभी ये जो रेमी रेमी बैंड है भैया, ये इसका शुरुआत कैसे हुआ, आइडिया कैसे आया? आइडिया तो बाद में आया, शुरुआत तो मेरे वजह से हुआ। अच्छा। मुझे एक आदि सॉन्ग बनाना था। अच्छा। थोड़ा वेस्टर्न स्टाइल में होना था। अच्छा। बस नॉर्मल आदि सॉन्ग होना था, मतलब ऐसा ट्रेडिशनल सॉन्ग होना था, मतलब लव सॉन्ग नहीं होना था, वो ट्रेडिशनल सॉन्ग हमारे आदि के बारे में होना था। तो मेरा कॉन्सेप्ट तो पहले से था। तो मैंने ट्यून बनाया, एक लिरिसिस्ट को पकड़ा, मेरे भाई को, तानाम को, और मैं वहाँ पे रिकॉर्ड करने के लिए गया। तो जो मेरा म्यूजिक प्रोड्यूसर है, हमारा रमी रमी बैंक का म्यूजिक प्रोड्यूसर है, लीडर है ऋषभ भट्टाचार्य जी, उनका खुद का स्टूडियो भी है, दूसरों का भी सॉन्ग रिकॉर्ड करते हैं, हमारे बैंक का भी वही बनाते हैं। तो मैंने उनको जाके गाना सुनाया और मैंने अपना गाइड वोकल दिया। तो उसने बोला कि मैं इसमें वेस्टर्न फील तो डालूंगा ही, प्लस मैं वो करूँगा, ये क्या कहते हैं उसको, ट्रेडिशनल टच भी दूंगा। अच्छा। जैसे मेंडोलिन का आवाज, मेंडोलिन का साउंड हो गया, योक्सा जो क्रिंग करके होता है, उसका साउंड हो गया। तो मुझे पहले तो लगा कि ये पॉसिबल होगा कि नहीं होगा। तो उसने म्यूजिक में काम करना शुरू कर दिया, मैंने गाइड वोकल देके चला गया। तो फिर मैं जब वापस आया और म्यूजिक को सुना, तो मेरा लिटरली गूज़बम्स खड़ा हो गया था मेरा लिटरली, और मुझे इतना अच्छा लगा। तो और मैंने गाया, और गाने को भी मैंने ऐसे लेंजिंग डोमिंग करके रिलीज करने की कोशिश की थी, बट बाद में रियलाइज हुआ कि नहीं, मैं कर ही रहा था, लेंजिंग डोमिंग एंड द बैंड करते हैं करके। तो मेरा दिमाग में एक कॉन्सेप्ट आया था। फिर बाद में मैंने रियलाइज किया कि मतलब नहीं, अपना नाम को छोड़ दो। जब जिस दिन मुझे सोलो परफॉर्म करना होगा तब मैं लेंजिंग डोमिंग यूज करूँगा, लेकिन फिलहाल मैं बैंड के साथ चलना चाहता हूँ। तब मुझे आइडिया है कि
ऋषभ हम दोनों कॉम्बिनेशन इतना मिल रहा है तो हम दोनों क्यों ना मिलके एक बैंड फॉर्म कर ले और बैंड के हिसाब से हम लोग चले। तो अभी वही हम ऋषभ हम लोग के बीच में पार्टनरशिप होता है, मतलब जो हम लोग लाइव शो से जो कमाते हैं उसमें हम दोनों जो एक दूसरे को कितना शेयर्स होना है, किसको कितना शेयर्स मिले वो डिसाइड करते हैं। अभी ऋषभ भी मुझसे चार्ज नहीं करता क्योंकि वो रमी बैंड ऋषभ का भी बैंड है। और मेरा ख्याल से अरुणाचल में कोई प्रॉपर बैंड बोलेगा तो हम लोग ये फर्स्ट यही है, हम लोग का ही ऐसा है क्योंकि अरुणाचल पहले हुआ करता था, लेकिन प्रेजेंट के टाइम में मैं बात कर रहा हूँ। अभी जितने भी बैंड्स हैं सभी सिंगर्स जैसे इन द बैंड या फिर कोई कुछ यूज करते हैं, हम एंडिंग में कुछ वर्ड यूज करते हैं, पार्टी हो गया कुछ भी हो गया, लेकिन वो लोग शुरुआत में अपना नाम यूज करते हैं। तो कहीं ना कहीं उनका बैंड मेंबर्स जो है चेंज होता रहता है क्योंकि मेन तो उनके नाम से ही जानते हैं ना लोग उसको। लेकिन हमारा में ऐसा नहीं, हमारा जो रमी बैंड है परमानेंट मेंबर्स है, मिंसन है, ऋषभ है, मैं हूँ और ये लिकर है। तो हम लोग चारों चलते रहेंगे और अपने खुद के नाम से नहीं चलेंगे, एक बैंड के नाम को लेके चलेंगे। तो वही है जी। तो ये जो रेमी बैंड है ना, ये रिसेंटली मतलब इसको इंट्रोड्यूस किया, लेकिन इतना फेमस हो गया ये, तो आप लोग को अभी तक कहाँ से ऑफर आया परफॉर्म करने के लिए? ओके, हमें जैसे हमारा सॉन्ग रिलीज हुआ था ना रमी, दूसरा सॉन्ग रिलीज करने की जरूरत भी नहीं पड़ी थी उस समय। तो दूसरा सॉन्ग रिलीज करने का एक शो मिला था और वो दूसरा सॉन्ग रिलीज नहीं करने से पहले जो फर्स्ट गाने के बाद ही हमें सबसे पहले याजली पितापुल में हमें शो मिला। उसके बाद एक कहाँ पे था, हमने एक जीरो में वैलेंटाइंस डे में किया था। और एक मालिनी थान जो लिकाबाली और असम का जो एरिया है वहाँ का मालिनी थान मंदिर आपने सुना होगा, वहाँ का सबसे बड़ा फेस्टिवल होता है मालिनी मेला करके, वहाँ पे गाने का मौका मिला। एंड सबसे बड़ी बात हमें शिलोंग में परफॉर्म करने का मौका मिला जिसमें हमने अरुणाचल को रिप्रेजेंट किया। अच्छा, क्योंकि अरुणाचल से कोई ऐसा प्रॉपर बैंड नहीं था, सोलो आर्टिस्ट हैं जो बैंड के साथ ही परफॉर्म करते हैं, बट वो लोग बैंड नहीं है, वो लोग मतलब ऐसे सोलो ही जाते हैं वो लोग। मैंने जैसे पहले कहा उनका बैंड मेंबर्स कहीं ना कहीं चेंज होता रहता है, तो हमारे में ऐसा नहीं था, तो उनको एक बैंड चाहिए था। लकीली हमने बैंड भी फॉर्म किया, गाना भी अच्छा बनाया, तो उसके थ्रू हमें शोज मिला। तो हमने बैंड होने के बाद हमने 4 शोज किया और मैंने अकेले 2 शोज किया क्योंकि बजट के ऊपर भी होता है, कभी कभी बजट जब बहुत कम हो जाता है तो उसमें मैं बैंड मेंबर्स को लेके नहीं जा सकता, थोड़ा कम पैसों में गाता हूँ, प्लस उसमें मैं बैंड वाला गाना भी नहीं गा सकता, हमारे कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ। अच्छा, ठीक है। तो गाइस ये बहुत प्राउड वाली बात है, स्पेशली हमारे अरुणाचल प्रदेश के लिए, जो प्रॉपर एक अरुणाचल प्रदेश को रिप्रेजेंट करने के लिए बाहर में भी जाते हैं। शिलोंग में गया था, भैया स्टेटस वगैरह डालता था, मैं देखता था उस वक्त और मेरे को भी कहीं ना कहीं मन होता था, खास मेरा भी मतलब ऐसा टाइम आ जाए ना। इसलिए मैं यही कहना चाहूँगा, जितने भी यूथ देख रहे हैं और आपको भी मैं सजेशन देना चाहूँगा, अभी डोंट गो फॉर हिंदी सॉन्ग्स। एक दो कभी कभी अपने शौक के लिए या फिर थोड़ा पॉपुलैरिटी गेन करने के लिए, ऑडियंस गेन करने के लिए आप बना सकते हो, बट मेनली फोकस अपने लैंग्वेज में कीजिएगा। मतलब कोई भी अरुणाचली लैंग्वेज या फिर आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हो, तो वो क्या होगा कि आपको कहीं ना कहीं आपका खुद का पहचान देगा। हिंदी सॉन्ग तो बॉलीवुड वाले बना रहे हैं, हिंदी सॉन्ग को बॉलीवुड के ऊपर छोड़ दो, हम लोग अपना ट्रेडिशनल को प्रमोट करेंगे, ऐसा दिल में ठान लो। तो मेरे ख्याल से ये इंडस्ट्री बहुत आगे जाएगा ऐसा, क्योंकि ये बस शुरुआत है। अगर आप लोग अभी से शुरू कर दोगे तो फ्यूचर में स्कोप है। जी। अभी तो हम लोग जिंदगी के सवालों पे भी बहुत आगे बढ़ चुके हैं, तो हम मेरा पूरा अंदर से लेकर पोस्टमार्टम भाई आज इतने दिनों के बाद हाथ में आए हैं, इतना आसानी से हाथ नहीं लगते यहाँ, तो निचोड़ लेना है पूरा। वही हम लोग जो है थोड़ा सा पीछे चलते हैं अभी। आपका ये थोड़ा सा ये क्या कहते हैं यार उसको, जो जल्दी जवाब देना होता है ना, फायर राउंड क्या बोलते हैं, रैपिड फायर टाइप का। आपका जो है आपको क्या याद है, आपका फर्स्ट 1K सब्सक्राइबर कब कंप्लीट हुआ था? मेरा 1K सब्सक्राइबर्स यूट्यूब के 1 महीने के बाद। 1 महीने के बाद आपको कैसा फील हुआ था? मुझे मतलब बेस्ट मोमेंट था। 100K में भी उतना मुझे मजा नहीं आया जितना 1K में। आपको कैसा हुआ होगा? अरे सेम 1K का बात ही कुछ रहेगा। मेरा 1K होने के लिए एग्जैक्टली 365 डेज लगा था। 365 बाप रे। क्योंकि मेरा वीडियो का क्वालिटी बहुत बेकार था और मेरा लैंग्वेज प्रॉब्लम भी था। मैं शर्मा के जंगल में जाके तो गाइस ऐसा बोल रहा था और एडिटिंग भी नहीं आता था। शुरुआत कब से किया था? हम 2019 में, और हम लोग का जस्ट बाद ना। जी आप लोग, लेकिन उससे पहले मेरा पास आइडिया था, लेकिन कुछ पर्सनल प्रॉब्लम की वजह बाद में आपका वाला जो एपिसोड होगा उसमें मैं पूछूंगा, सब बता दूंगा मैं। तो पहला पेमेंट कब मिला था आपको? पहला पेमेंट मुझे यूट्यूब का 2020 के एंडिंग में मिला था, मतलब ऑलमोस्ट 1.5 ईयर्स के बाद मिला था। मतलब
पहले से मिल जाता, मोनेटाइज पहले से हो गया था, जी, जी। बट मुझे वो पैसा निकलना नहीं आ रहा था। हाँ। लेकिन वो यूट्यूब वाले भी बहुत वो ईमानदार है, हाँ। पैसा जमा हो रहा था कंटिन्यू। हाँ। तो वो मुझे लोग- हाँ। तो मेरा पहला पेमेंट ही डायरेक्ट 2,50,000 कुछ आया था। वाह, पूछने वाला था गाइस। वाह, देखिए पहला- गाइस, डेढ़ साल का बाद। हाँ, डेढ़ साल का बस, क्योंकि वो जमा और- होते रह रहा था जी ना जी। वो। और उसके बाद जब आपका पहला पेमेंट आया 2 लाख से ज्यादा था ना, तो आपका सब्सक्राइबर बेस कितना था उस टाइम? सब्सक्राइबर्स बेस मेरा अराउंड था 70K ऐसा कुछ। 70K। हाँ, तो और गाइस उसमें मेरा ना और भी व्यूज के हिसाब से और भी आते हैं, लेकिन मैंने कवर सॉन्ग्स बनाया था। हाँ, तो कवर सॉन्ग्स में तो कॉपीराइट हाँ, लगता है copyright ना। आ जाता है, हाँ। कॉपीराइट की वजह से उस वाले हाँ। नहीं तो मुझे डायरेक्ट 10 लाख मिलते हैं। हाँ हाँ। आपको मैं जानता हूँ, सबसे पहले मैंने आपका एक वीडियो देखा था, वो जिसमें आपका संदेश आते कवर किया था आपने, वो वाला वीडियो। उसके बाद सबसे पहला वीडियो मैंने आपका वही देखा है। उसके बाद ही मैंने आपको ढूंढा कि कौन है ये अरुणाचल का है बोल के, जी। तब आपका चैनल मैंने डिस्कवर किया। थैंक यू सो मच। तो अभी एक और चीज, वैसे ये सब तो शेयर नहीं करते हम यूट्यूबर्स, बट स्टिल मैं पूछूंगा कि आप अगर कंफर्टेबल है तो आप एग्जैक्ट फिगर बताइएगा, अगर कंफर्टेबल नहीं हो तो कुछ आप एग्जांपल देखिए। आपको हाईएस्ट अभी तक जो यूट्यूब का पेमेंट मिला है, कितना मिला है एक महीने का सिर्फ हाईएस्ट पेमेंट? मेरा हाईएस्ट पेमेंट 83,000 था। 83,000। आपसे कम, आपका तो 1 लाख पार हुआ था ना। हाँ, मेरा लगभग 2 लाख 2 लाख आने वाला था। एक ही महीना का। हाँ, एक ही महीने का, एक बार उसमें व्यूज थोड़ा ज्यादा आ गया था। हिम भी कंसिस्टेंट, बहुत ही कंसिस्टेंट रहता है इससे। क्योंकि मैं डेली डालता था ना, और व्यूज भी थोड़ा आ गया था उसमें। अच्छा, तो अभी बहुत ही लंबा चौड़ा हो गया गाइस, हम लोग बहुत चीज़ों के बारे में बात किया। तो भैया का क्या क्या प्रॉपर्टी है, लेकिन एक चीज़ के बारे में अभी तक बात नहीं किया, क्या भैया सिंगल है या फिर कमिटेड है? अभी फिलहाल तो कमिटेड हूँ। अच्छा, हाँ। तो शादी के बारे में क्या सोचा है, कब करेंगे? शादी के बारे तो अभी नहीं सोचा, अभी तो मतलब ये क्या कहते हैं, थोड़ा ये बना लेना है अपना मतलब जब मेन मैं बीवी को तो मैं बिना नौकरी करके बिना कुछ करके भी पाल लूंगा, प्रॉब्लम नहीं। लेकिन बाद में बच्चा आएगा, उसको स्कूल भेजना पड़ेगा, उसके लिए FD बनाना पड़ेगा, बहुत सारा चीज़ होगा। अभी से दिमाग में सोच रहा हूँ, तो उस चीज़ को सोचते मद्देनजर रखते हुए मेरे ख्याल से 3 साल या फिर 4 साल के बाद करने से ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है कि 3 साल तक मैं उतना काबिल बन जाऊंगा कि मैं अपने बच्चे को एक बच्चे को पाल पाऊँ। अच्छा, 2 बच्चे को पाल पाऊँ। और ये अभी तो फिलहाल आप मम्मी पापा के घर में रह रहे हैं, कहूँगा एक तरह से। तो क्या आपका फ्यूचर में प्लान, आपका भी खुद का घर बनेगा? मेरा ना एक्चुअली मुझे बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है मम्मी पापा के साथ रहने में, और मैं इस घर को अपना मानूंगा भी नहीं, बट स्टिल मुझे यहाँ पे परमानेंट मरते दम तक यहाँ पे रहने के लिए, मम्मी पापा के साथ रहने के लिए प्रॉब्लम नहीं। इवन उनके बुढ़ापे में मैं ही उनका सहारा बनना चाहता हूँ, वो उनके ऊपर भी डिपेंड करता है। लेकिन अभी मैं जैसे ईटानगर में, नाहरलगुन में हमारा बहुत काम रहता है, तो वहाँ पे जाके अनफॉर्चुनेटली हमें रेंट में बैठना पड़ता है, जिसकी वजह से मंथली भाड़ा देते रहो, सिक्योरिटी भी जमा किया है, और लाइफ टाइम देते रहना पड़ेगा। तो उससे अच्छा क्यों नहीं एक छोटा मोटा ही सही खुद का घर बना लूंगा वहाँ पे। तो जब वहाँ पे जाऊंगा तो मेरा खुद का एक बेस हो जाएगा रहने के लिए। तो उस सब को मद्देनजर, उस चीज को मद्देनजर में रखते हुए मैं वहाँ पे एक घर बनाना चाहता हूँ। कैपिटल में कैपिटल में नहीं, वो दोईमुख में, वो कैपिटल के पास ही है, कैपिटल रीजन ही है वो, कैपिटल रीजन। तो वहाँ में मैं बनाना चाहता हूँ, और तो मेरा कुछ प्लान नहीं है। अच्छा, और आपका ड्रीम कार कौन सा है? मेरा ड्रीम कार ना, अभी तक तो वो है मेरा, एक्चुअली औकात के हिसाब से जाऊंगा तो मैंने औकात के बाहर चला जाइए आप। औकात के बाहर जाऊंगा तो मेरा रोल्स रॉयस है, जो कि मात्र सिर्फ 10 करोड़ का होता है। सिर्फ गाइस, और उसका रजिस्ट्रेशन वगैरह भी सिर्फ 2 करोड़ का होता है, और उसका मेंटेनेंस भी सिर्फ साल भर का 1 करोड़ का होता है। तो वही मेरा ड्रीम कार है। और अगर फ्यूचर में मैंने यूट्यूब के थ्रू उतना कमाया तो मैं MG ग्लोस्टर लेना पसंद करूंगा। MG ग्लोस्टर वो फॉर्च्यूनर की कैटेगरी में आता है, मतलब फॉर्च्यूनर का इंजन पावर वगैरह थोड़ा सेम है ऑलमोस्ट, फॉर्च्यूनर का थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन MG हेक्टर में क्या कि, सॉरी MG हेक्टर नहीं, MG ग्लोस्टर में क्या फीचर्स बहुत ज़्यादा है, और वो अराउंड 40 to 50 lakhs के अंदर आता है। तो वो मेरा अभी के लिए ड्रीम कार है। जी, वो तो आप कर पाओगे। वो कर लूंगा शायद, लेकिन अभी कोई जल्दबाजी नहीं, बाद में आराम से भी चलेगा। मुझे पहला अपना करियर बनाना, क्योंकि गाड़ी तो ऑलरेडी है ना, इतना भी क्या कि इतना भी डेस्परेट नहीं हूँ। जी। हालांकि मुझे मालूम है, स्टिल में ऑडियंस के लिए मैं उनके तरफ से मैं पूछना चाहूंगा, आपका फेवरेट बॉलीवुड एक्टर? मेरा फेवरेट बॉलीवुड एक्टर ऋतिक रोशन। ऋतिक रोशन, अच्छा, आप उसे क्यों पसंद करते हैं?
क्योंकि वो एक तो हैंडसम है, डांस अच्छा करता है, उसका पर्सनैलिटी मुझे अच्छा लगता है फिल्मों में। रियल लाइफ में ठीक ठाक है, लेकिन फिल्मों में मुझे उनका पर्सनैलिटी बहुत अच्छा लगता है। प्लस ही इज वेरी अंडररेटेड एक्टर, मतलब वो इतना ज्यादा हैंडसम है कि लोग जो उनका एक्टिंग को इग्नोर कर देते हैं, जबकि अगर आप उनका एक्टिंग को ध्यान से देखोगे ना तो बहुत ही मेहनत करता है, बहुत ही अच्छा एक्टिंग करता है वो। तो ऋतिक रोशन मेरा फेवरेट है। प्लस कहीं ना कहीं जो कहो ना प्यार है का ऋतिक रोशन है, और जो मैं हूँ ना, तो मैं खुद को थोड़ा उसके साथ सिमिलर रिलेट कर पाता हूँ। वो भी एक गरीब सा सिंगर होता है, मैं भी एक कभी गरीब सा सिंगर था, अभी भी गरीब सा सिंगर हूँ, तो कहीं ना कहीं रिलेट कर पाता हूँ। 1 करोड़ का प्रॉपर्टी वाला गरीब सिंगर का तो वही है। तो फीमेल में कौन सा है फेवरेट आपका? फीमेल में जी, फीमेल में मेरा फेवरेट, फीमेल में तो कोई फेवरेट बोल के नहीं। अच्छा, फेवरेट बोल के नहीं, बस देखते हैं हर किसी। देखना मेरा और सिंगर में भी फीमेल में कोई फेवरेट पता नहीं क्यों। मेरा आर्टिस्ट में ना, सेलिब्रिटी में किसी भी फीमेल के साथ मुझे बहुत ऐसा एक्साइटमेंट होता है, मिलने का मन होता है, ऐसा आज तक किसी के साथ नहीं। हाँ, मैंने आपका KGF में देखा, वन डायरेक्शन का फोटोज वगैरह है, BTS का, आप उन लोग को फॉलो करते हैं? मैं BTS को तो मैंने स्पेशली जो मेरे लड़की कस्टमर्स आते हैं उनके लिए रखा, मुझे BTS में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। अच्छा। वन डायरेक्शन में मुझे बहुत पसंद था फाइनली, और मतलब पहले से। अच्छा, तो वन डायरेक्शन को मैं आइडियलाइज करता था, तो इसलिए वन डायरेक्शन का रखा हुआ। अच्छा, तो गाइस बहुत मजा आया आज स्लेंजिंग भैया के साथ कन्वर्सेशन करके। बहुत लंबा चौड़ा भी हम लोगों ने जो है बातें किया। दो पार्ट में भी आ सकता है। 2 पार्ट में भी आ सकता है। लगभग हमें 40 मिनट प्लस हो चुका है, तो बहुत अच्छा लगा, हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिला, और कुछ जो हमें भी नहीं मालूम था, नॉर्मल ऑडियंस को मालूम नहीं था, वो सारी चीज़ें आपने बताया, तो बहुत अच्छा लगा। तो फ्यूचर में हम लोग जो है ऐसी बातें और करेंगे कभी बैठ के। तो आज के लिए बस इतना ही, बहुत अच्छा लगा। तो आपको कैसा लगा भैया? पहला शो है मेरा, ऐसे प्रॉपर कोई सेटअप वगैरह नहीं, जस्ट शुरू कर दिया ऑन द स्पॉट। मैं तो वही बोलूंगा कि अरुणाचल में जितने भी टॉक शो है सभी को एक बार में मार दिया इसने, एक बार में किल कर दिया बिना स्क्रिप्ट का गाइस, बिना स्क्रिप्ट का। यही होता है जब आप मतलब आप उस चीज के लिए बने होते हो। कोई क्या होता है कि आप उस चीज के लिए बने ही नहीं हो, फिर भी जबरदस्ती उस चीज में घुसने की कोशिश करते हैं, तो वो लोग जाके शुरुआत में उनको मिल सकता है सक्सेस, बाद में जाके नहीं मिलता। अच्छा, तो वो चीज आपके अंदर से है वो चीज आपके अंदर ना। तो मेरे ख्याल से आपको जो आपका फेस्टिवल वगैरह होता है, आपको होस्टिंग भी करना चाहिए। फेस्टिवल किया था मैंने, किया था ना। तो वही है, बहुत अच्छा लगा। और आपके क्वेश्चंस के थ्रू मैं अपना पूरा दिल की बातें कह पाया, तो थैंक यू सो मच आपको। थैंक यू सो मच आपको भी थैंक यू वेरी मच भैया। पहला गेस्ट हैं आप, और आप इतना मोटिवेट करते हैं। थैंक यू सो मच मेरे घर में मुझे इनवाइट करने के लिए। भाई लेजेंडरी, कोई मुझसे सीखे गाइस, इनके ही घर पे इनको गेस्ट बना दिया। तो इसी के साथ हम आज का इस एपिसोड को यहीं पे समाप्त करते हैं गाइस। आई होप कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। क्रेजी टॉक्स विद रूपम का पहला एपिसोड है ये, तो सेकंड एपिसोड में किसको मैं इनवाइट करूँ वो भी कमेंट सेक्शन में बताना, किसके साथ करे या फिर क्या क्या करना चाहिए, मुझे आप लोग सजेशन देना। तो आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, सी यू सून गाइस, बाय बाय।